10th क्लास में हमें पढ़ना है फिजिक्स में फिजिक्स का पहला लेसन में हमको पढ़ना है प्रकाश के बारे में, यानी प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हम जानेंगे क्या क्या। पहला जानेंगे प्रकाश के बारे में, दूसरा जानेंगे दर्पण के बारे में, फिर जानेंगे प्रतिबिंब के बारे में। प्रकाश के बारे में जानना है, दर्पण के बारे में जानना है और प्रतिबिंब के बारे में जानना है। इसके बाद हम बात फिर करते हैं, एक घटना होता है जैसे प्रकाश, जब सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर पड़ती है तो उससे जुड़ी 3 घटना घटती है। एक जो होता है प्रकाश का परावर्तन होता है, और इस घटना के कारण हम कोई वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा जो घटना होता है प्रकाश का अपवर्तन होता है, और एक घटना घटता है जिसको बोलते हैं प्रकाश का शोषण। अब जानेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, यानी कि जब सूर्य से आया प्रकाश और किसी सतह पर टकराया और पुनः उसी दिशा में लौट गया, उसे बोलेंगे परावर्तन। जब प्रकाश की किरण आया, एक माध्यम में आया, अब माध्यम आया, तो माध्यम किसे कहते हैं। माध्यम जब पढ़ेंगे हम प्रकाश का अपवर्तन, तो उसमें माध्यम 2 प्रकार के होता है। एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। एक होता है सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम। अब जानेंगे सघन माध्यम। जैसे हम लोग जानते हैं कि पटना सघन शहर है, मतलब वहाँ जो जनसंख्या है, मनुष्य की जनसंख्या उस सघन की संख्या में मिलता है, और गांव में होता है क्या, विरल की संख्या। मतलब जहाँ कणों की संख्या ज्यादा होगा, उसको सघन बोलेंगे, और जहाँ कणों की संख्या कम होगा उसे विरल बोलेंगे। जैसे बात किया जाए कि कांच और हवा में सघन कौन है और विरल कौन है, तो कांच और हवा में, कांच में कणों की संख्या ज्यादा होता है तो कांच हो जाएगा सघन, और उसका तुलना में विरल हो जाएगा हवा, क्योंकि हवा में कणों की संख्या कम होती है। तो आप जान गए सघन और विरल माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में पड़ती है और फिर पुनः एक माध्यम में पड़ती है और दूसरा माध्यम में जाती है, तो वह अपना पथ से विचलित हो जाती है। बात को ही रखना, विचलित हो जाती है। जैसे ये हवा है और नीचे पानी है, हवा है और पानी है, और प्रकाश आने के बाद और दूसरा माध्यम में प्रवेश करेगा, तो यह क्या होगा, अविलंब से दूर चला जाएगा। अविलंब से हवा है, अविलंब के नजदीक आ जाएगा, आएगा, क्योंकि ई हो गया विरल माध्यम और ई हो गया सघन माध्यम। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अपना अभिलंब जो होता है अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर चला जाता है। इसको बाद आता है प्रकाश के शोषण। अब प्रकाश का शोषण क्या है, जब सूर्य की प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है और वह वस्तु प्रकाश का शोषण करता है। जैसे गर्मी का दिन में मोटरसाइकिल होता है या कोई चीज होता है, मोटरसाइकिल होता है, उसका सीट जो होता है, जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो काफी हीट हो जाता है, काफी गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद क्या किया, वो प्रकाश का शोषण किया। शोषण करने के कारण क्या हुआ, वो गर्म हो गया। यानी कि जो प्रकाश का शोषित करता है, ऐसा वस्तु जो प्रकाश उस पर पड़ता है उसका कुछ शोषण कर लेता है, उसको प्रकाश का शोषण। यानी जब पृथ्वी पर प्रकाश पड़ती है तो 3 घटना घटती है। पहला एक परावर्तन और एक अपवर्तन और एक शोषण। हम अभी जानेंगे क्या, तो प्रकाश का परावर्तन, यानी पहला चैप्टर जो है फिजिक्स का, उसमें हमको पढ़ना होता है प्रकाश का परावर्तन, जिसमें बात करेंगे पहला प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है
जिसके चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और ये भी बोल सकते हैं प्रकाश एक तरंग है जिसका चाल अनुप्रस्थ होता है। ये भी बोल सकते हैं प्रकाश एक ऊर्जा है जिसे ना तो निर्माण करते हैं और ना ही विनाश करते हैं, केवल रूपांतरण करते हैं। अब जानेंगे कि निर्माण और रूपांतरण कैसे करते हैं। ना निर्माण करते हैं ना ही रूपांतरण करते हैं। जैसे सन का प्रकाश आया और सोलर सेल पर पड़ा, सोलर सेल पर पड़ा, पड़ने के बाद जब इसको हम इससे सोलर सेल क्या करता है, विद्युत में कन्वर्ट करता है, और विद्युत में कन्वर्ट करने के बाद इसको हम पंखा से गुजार दें या मोबाइल से गुजार दें तो किसमें चले जाता है, यानी कि प्रकाश ऊर्जा से आया सोलर में, सोलर से आया विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा से अगर एक टीवी से गुजार देते हैं इलेक्ट्रिक में तो 3 ऊर्जा बदलता है। कौन कौन? पहला हो जाता है ध्वनि ऊर्जा, और एक हो जाता है प्रकाश ऊर्जा, और एक हो जाता है प्रकाश ऊर्जा, एक होता है उष्मीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा। अब जानेंगे कैसे होता है। तो जब विद्युत गया यानी टीवी में जब हम लोग देखते हैं तो कुछ ध्वनि सुनाई देता है, यानी कौन ऊर्जा उत्पन्न किया, ध्वनि ऊर्जा। और फिर अगर उसको देखेंगे तो कुछ प्रकाश निकलता है, वहां पर क्या उत्पन्न हुआ, प्रकाश ऊर्जा। और जब टीवी देख लेते हैं कुछ लंबा समय तक तो वो गर्म हो जाता है, क्या उत्पन्न करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, यानी कि उष्मीय ऊर्जा। यानी कि यहाँ पर हम समझे क्या कि जब प्रकाश, यानी कि हम जानते थे प्रकाश एक ऊर्जा जिसका ना निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। अब क्या हम प्रकाश का निर्माण किए, नहीं, वो आया और सोलर सेल पर पड़ा, पढ़ने के बाद वो विद्युत पर विद्युत ऊर्जा बदला, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा बदल गया। यही हम पढ़ी ऊर्जा। अब ऊर्जा के बाद आता है प्रकाश जो गमन करता है, वो सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे तो सरल भी दे सकता है और ऋजु रेखीय भी दे सकता है। अगर ऑप्शन में सरल ना रहकर ऋजु रेखीय रहे तो ऋजु रेखीय पर टिक मारेंगे, उसमें घबराना नहीं है। अब जानना है प्रकाश का किरण किसे कहते हैं। तो जिस पथ पर प्रकाश गमन करते उसे प्रकाश का किरण कहते हैं, उसे प्रकाश का किरण कहते हैं। अब प्रकाश स्रोत आता है, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जहां से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। अगर ध्वनि स्रोत कहा गया तो जहां से हमें ध्वनि की प्राप्ति होती है वह ध्वनि स्रोत कहलाता है, और जहां से हमें विद्युत की प्राप्ति होती है वह विद्युत स्रोत कहलाता है। यानी कि हमको याद रखना है इतना सिर्फ कि जहां स्रोत आए तो वहां पर इतना ध्यान देना है कि जहां से जिस चीज की प्राप्ति होती है वह उस चीज के लिए क्या हो जाता है, स्रोत। जिस तरह से हम लोग का होता है पैसा का प्राप्ति, तो पैसा का प्राप्ति हम लोग को कहाँ से होता है, माँ और पिता से, यानी हम लोग के लिए पैसा का स्रोत का कौन हुए, माँ और पिता हुए। उसी तरह से प्रकाश का स्रोत पूछे तो जहां से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है वह प्रकाश स्रोत कहलाता है। अब प्रकाश स्रोत यानी प्रकाश की बात अगर किया जाए तो प्रकाश उत्सर्जित जब करता है तो 2 प्रकार की वस्तु है, एक है परदीप्त वस्तु, एक है अपर्दीप्त वस्तु। परदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, ऐसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे परदीप्त वस्तु बोलते हैं। और अपर्दीप्त वस्तु किसे कहते हैं, ऐसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है उसे अपर्दीप्त बोलते हैं। इसके बाद दिखाई देने की दृष्टि से होता है, एक पारभासी होता है, एक अपारदर्शी होता है और एक पारदर्शी होता है। तो पारदर्शी किसे बोलेंगे, जब प्रकाश की किरण उस वस्तु पर पड़ती है और आसानी से आर पार हो जाता है उसे पारदर्शी बोलेंगे, और जब पार नहीं होता है तो अपारदर्शी, और जब उसका कुछ ही अंश पार हुआ उसे बोलेंगे पारभासी। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, ये सब जो है। इतना पढ़ने के बाद हम फिर बात करते हैं प्रकाश का किरण पुंज, प्रकाश का किरण पुंज। तो किरण पुंज हम लोग जिस तरह से पुंज जानते हैं गांव में कि निवारी का पुंज होता है, उसी तरह से हम जानेंगे कि किरण का पुंज यानी प्रकाश का किरण पुंज, यानी किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। यानी जहाँ किरण का समूह हो गया, जहाँ किरण का समूह हो गया क्या कहलाया जाएगा, किरणों के किरण पुंज कहेंगे। जहाँ निवारी का समूह होता है उसको निवारी पुंज कहते हैं। जहाँ किरण का पुंज है, प्रकाश का किरण का पुंज है, उसे प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। और प्रकाश की किरण पुंज 3 प्रकार के होता है, एक अभिसारी होता है, एक अपसारी होता है और एक समानांतर होता है। इसको बाद इतना चर्चा करने के बाद फिर हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन पर।
अब प्रकाश का परावर्तन, इतना बात करने के बाद फिर आ जाता है हमको पढ़ने के लिए दर्पण। दर्पण आता है और प्रकाश के परावर्तन जब पढ़ेंगे तो उसमें बात करना होगा आपको। प्रकाश के परावर्तन का दो नियम है, एक है आपतित किरण और आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होता है। जैसे कैसे होता है वो जानेंगे। ये कोई एक सतह और अनंत से आया प्रकाश और एक बिंदु पर आकर मिला और फिर इससे टकराने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट गया। यानी क्या हुआ कि प्रकाश आया और एक बिंदु पर मिला और मिलने के बाद फिर पुनः उसी दिशा में लौट गया। क्या दूसरा माध्यम में गया? नहीं, उसी दिशा में लौट गया। यानी कि जब प्रकाश की किरण अनंत से आया और एक बिंदु पर मिला और मिलने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट गया, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब जैसे बात करते हैं, अब इसका जो नाम देंगे, ये हो गया आ रहा है तो इसमें से एंगल ऐसे लगा दिए, ये जा रहा है तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, यानी कि अभी निशान पर पता चलता है कौन आपतित है कौन परावर्तित है। यानी ये आ रहा है मतलब जो आया वो क्या हुआ? आपतित किरण, और जो गया क्या हो गया? परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब यहाँ पर क्या होता है, इसको जानने के लिए, विशेष बनाने के लिए आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच एक लंब डालते हैं जिसको बोलते हैं अभिलंब। जिसको क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं, अभिलंब। अब यहाँ पर जो बिंदु रहता है इसको मूल बिंदु या आपतन बिंदु बोलते हैं, या आपतन बिंदु कहते हैं। अब हमसे बात किया जाए, अब यहाँ पर क्या हुआ? दो कोण का निर्माण हुआ। एक कोण जो होता है उसका नाम आई देते हैं, एक कोण जो होता है उसका नाम आर देते हैं। मतलब आई मतलब आपतन कोण, और ये हो गया परावर्तन कोण। इतना जानने के बाद अब हम बात करते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण अनंत से आया एक बिंदु पर मिला उसे आपतित किरण बोलेंगे। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरण आया एक बिंदु से मिला, मिलने के बाद पुनः उसी दिशा में लौट गया यानी परावर्तित हो गया, उसे परावर्तित किरण बोलेंगे। अब बात रहा कि अभिलंब किसे कहते हैं, तो बोलेंगे आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। अब बात हुआ आपतन कोण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब बोलेगा मूल बिंदु किसे कहते हैं, तो बोलेंगे आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलती है उसे मूल बिंदु या आपतन बिंदु कहते हैं। यानी कि अब यहाँ पर हम समझ गए प्रकाश के परावर्तन के बारे में, प्रकाश का परावर्तन के बारे में समझ गए। इतना समझने के बाद परावर्तन के बारे में समझ गए। अब इतना समझने के बाद फिर आगे हमको पढ़ना है दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होता है। एक इसमें देखिए बहुत लड़का को दिक्कत होता है कि जान लेता है एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण और एक समतल दर्पण, अब बोल देता है 3 प्रकार के होता है, लेकिन 3 प्रकार के नहीं होता है, 2 प्रकार के ही होता है। दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसी चिकनी सतह जो परावर्तन के नियम को पालन करता है उसे बोलेंगे दर्पण, या बोलेंगे ऐसा पॉलिश किया हुआ सतह या ऐसा पॉलिश की हुई वस्तु जो जिसमें प्रकाश परावर्तन करने का नियम हो, परावर्तक सतह हो, उसे क्या बोलेंगे? कोई भी ऐसा वस्तु हो जो प्रकाश को परिवर्तित कर सके, प्रकाश को परावर्तित कर सके, चिकनी सतह। और प्रकाश का परावर्तन 2 प्रकार की होता है, एक नियमित और एक अनियमित, तो हम जानेंगे आगे। पहले यहाँ पर हम बात करते हैं दर्पण। दर्पण 2 प्रकार के होता है, और कौन कौन होता है?
तो एक जो होता है वो समतल दर्पण होता है और एक होता है गोलीय दर्पण। एक क्या होता है? गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो। ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण यानी गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है जिसे गोलीय दर्पण कहते हैं। इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अब यहाँ पर जानने के बाद गोलीय दर्पण अब दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण अब दो प्रकार के, एक उत्तल और एक अवतल। उत्तल और एक अवतल। अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब यहाँ पर हम लोग को जानना क्या है? हम कंप्लीट किए कि समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह समतल हो। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोल हो, भी बोल सकते हैं। ऐसा दर्पण तो किसी खोखले गोले का एक भाग हो, इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह उभरा हुआ, जैसे हम बात करेंगे चित्र से, ये गोलीय दर्पण है। अब इसको उत्तल अवतल ऐसे बनता कैसे? अब देखिए बात करेंगे इसमें चीजें हैं। उत्तल मतलब जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो या उभरा हुआ हो। तो इसका लग रहा है इधर कलई किया हुआ है, उधर मतलब उभरा हुआ, यानी ई हो गया इसका परावर्तक सतह और इसका परावर्तक सतह ए हो गया, यानी धंसा हुआ। यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। इतना जानने के बाद